हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EEC 10 नेशनल इनकम अकाउंटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट PI। Which one is more desirable for a nation's economic growth? Question explanation। इस क्वेश्चन में हमें FDI और PI का मीनिंग समझाकर उनके बीच के डिफरेंसेस बताने हैं। साथ ही ये भी एक्सप्लेन करना है कि दोनों में से कौन सा इन्वेस्टमेंट एक देश के लंबी अवधि के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज्यादा फायदेमंद है, और अपने जवाब को एग्जाम्पल्स के साथ जस्टिफाई करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट PI दोनों हाई इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज के इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं। दोनों ही देश में फॉरेन कैपिटल लेकर आते हैं, लेकिन इनका नेचर, ऑब्जेक्टिव्स और इकोनॉमी पर इम्पैक्ट अलग होता है। FDI में फॉरेन इन्वेस्टर सीधा बिजनेस में ओनरशिप और मैनेजमेंट कंट्रोल लेता है, जबकि PI में इन्वेस्टर सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स खरीदता है और मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेता। इस आंसर में हम FDI और PI का कंपैरिजन करेंगे, उनके इफेक्ट्स देखेंगे और समझेंगे कि कौन सा ज्यादा डिजायरेबल है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। मेन बॉडी। 1. डेफिनेशन और नेचर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI। जब कोई फॉरेन कंपनी किसी दूसरे देश के बिजनेस में इन्वेस्ट करके US में 10% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर के साथ कंट्रोल लेती है, टू यूज FDI कहते हैं। एग्जाम्पल, टोयोटा का इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट PI। जब फॉरेन इन्वेस्टर सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, शेयर्स, बॉन्ड्स खरीदता है बिना बिजनेस के मैनेजमेंट में शामिल हुए, टू यूज PI कहते हैं। एग्जाम्पल, US की एक म्यूचुअल फंड कंपनी का इंडियन इट कंपनी के शेयर्स खरीदना। 2. इकोनॉमिक ग्रोथ पर इम्पैक्ट। FDI नई टेक्नोलॉजी और मैनेजरियल स्किल्स लेकर आता है, रोजगार के नए मौके बनाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, एक्सपोर्ट कम्पेटिटिवनेस बढ़ता है। PI फाइनेंशियल मार्केट्स को लिक्विडिटी देता है, मार्केट एफिशिएंसी इंप्रूव करता है, लेकिन सडन एग्जिट से इकोनॉमी अनस्टेबल हो सकती है, जैसे 1997 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में हुआ। 3. कौन सा ज्यादा डिजायरेबल है? FDI ज्यादा डिजायरेबल माना जाता है क्योंकि स्टेबल होता है, सडन विड्रॉयल का रिस्क कम होता है, फिजिकल एसेट्स क्रिएट करता है और जॉब्स देता है, टेक्नोलॉजी और स्किल्स ट्रांसफर करता है, इंडस्ट्रियल बेस मजबूत करता है। PI फाइनेंशियल मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्सेसिव वॉलेटिलिटी का रिस्क रहता है। केस स्टडी। 1990 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद इंडिया ने FDI और PI दोनों को प्रमोट किया, लेकिन ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम और IT सेक्टर में FDI का इम्पैक्ट ज्यादा सस्टेनेबल रहा, जबकि PI फ्लो स्टॉक मार्केट में काफी वॉलेटाइल रहे। कंक्लूजन। FDI और PI दोनों ही कैपिटल फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन FDI लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। FDI के साथ कैपिटल के साथ टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट स्किल और कमिटमेंट भी आता है। PI भी यूजफुल है, लेकिन कभी कभी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है। इसलिए पॉलिसी मेकर्स को FDI इनफ्लोज को इनकरेज करना चाहिए और PI के वॉलेटिलिटी को मैनेज करना चाहिए। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। Question 10. How do you estimate contribution of India's unorganized sector to the national income? Explain. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इंडिया के अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का GDP में कंट्रीब्यूशन कैसे एस्टिमेट किया जाता है। इसमें हमें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब, उसकी इंपॉर्टेंस, डेटा सोर्सेज, एस्टिमेशन मेथड्स और चैलेंजेस सब एक्सप्लेन करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर उन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कहते हैं जो गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल या रेगुलेशन में नहीं आती और जहां एम्प्लॉयमेंट ज्यादातर इनफॉर्मल होती है। इसमें छोटे दुकानदार, मजदूर, स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे किसान, होम बेस्ड वर्कर्स सब आते हैं। इंडिया में ये सेक्टर GDP का एक बड़ा हिस्सा देता है और रोजगार का सबसे बड़ा सोर्स है।
पर क्योंकि रिकॉर्ड कीपिंग प्रॉपर नहीं होती, इसके आउटपुट का एस्टिमेशन मुश्किल होता है। इस आंसर में हम डेटा सोर्सेस, एस्टिमेशन मेथड्स और चैलेंजेस के बारे में डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब और इम्पोर्टेंस। डेफिनेशन। NCEUS के मुताबिक ये वो छोटे प्राइवेट एंटरप्राइजेज होते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते और जिनमें कैपिटल और साइज दोनों छोटे होते हैं। एग्जाम्पल्स। ठेले वाले, छोटे किराना दुकान, मजदूर, हैंडलूम वर्कर्स, छोटे कारखाने। इम्पोर्टेंस। भारत के लगभग 80% वर्कफोर्स इसमें काम करती है। एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, छोटी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में GDP का मेजर हिस्सा ये देता है। 2. डेटा सोर्सेस फॉर एस्टिमेशन। फॉर्मल रिकॉर्ड्स कम होते हैं, इसलिए डाटा सर्वेज से लिया जाता है। NSSO सर्वेज जैसे एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे, नॉन एग्रीकल्चरल एंटरप्राइजेस सर्वे, एग्रीकल्चरल एंड लाइफ स्टॉक सेंसस, खेती और पशुपालन के डाटा के लिए। ASI डेटा, रजिस्टर्ड यूनिट्स के डाटा का यूज करके अनरजिस्टर्ड का एस्टिमेशन होता है। स्पेशल सर्वेज, लेबर ब्यूरो, इकोनॉमिक सेंसस और सेक्टर स्पेसिफिक स्टडीज। 3. एस्टिमेशन मेथड्स। A. कमोडिटी फ्लो अप्रोच। एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा उस होता है। टोटल प्रोडक्शन का हिसाब करके इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस किया जाता है। एग्जाम्पल। राइस मिल्स के लिए टोटल आउटपुट का एस्टिमेट बनाते हैं और सेल्फ कंजम्पशन माइनस करते हैं। B. लेबर इनपुट मेथड। सर्विसेज सेक्टर के लिए ज्यादा उपयोगी। टोटल वर्कर्स को एवरेज प्रोडक्टिविटी से मल्टीप्लाई करके वैल्यू एडेड निकलते हैं। एग्जाम्पल। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एवरेज सेल्स डेटा लेकर टोटल वेंडर्स से मल्टीप्लाई किया जाता है। C. बेंचमार्क इंडिकेटर मेथड। डिटेल्ड सर्वे के बेंचमार्क डाटा को इंडिकेटर्स जैसे एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ से अपडेट किया जाता है। 4. चैलेंजेस इन एस्टिमेशन। फॉर्मल रिकॉर्ड्स की कमी। ज्यादातर लोग इनकम का प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखते। सीजनल वर्क, साल के अलग अलग समय पे आउटपुट बदलता है। अंडर रिपोर्टिंग, टैक्स या एविक्शन का डर होने की वजह से लोग कम इनकम बताते हैं। डाइवर्सिटी, एक्टिविटीज बहुत अलग अलग है, स्टैंडर्डाइजेशन मुश्किल है। कंक्लूजन। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भारत की इकोनॉमी का एक मूल आधार है जो एम्प्लॉयमेंट और GDP दोनों में बड़ा योगदान देता है। इसके कंट्रीब्यूशन का सही एस्टीमेट बनाना जरूरी है ताकि पॉलिसी प्लानिंग, वेलफेयर स्कीम्स और टैक्स रिफॉर्म्स सही तरह डिजाइन किए जा सके। NSSO और CSO जैसे इंस्टीट्यूशंस ने इसमें काफी रिलायबल मेथड्स डेवलप किए हैं। अगर इस सेक्टर को इग्नोर कर दिया जाए तो GDP का पिक्चर अधूरा रह जाएगा। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 11. Explain any three of the following concepts. A. Input-output accounts. B. Green index. C. Non-financial flows. D. Subsidies. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 4 कॉन्सेप्ट्स में से कोई 3 सेलेक्ट करके डिटेल में समझाना है। हर कॉन्सेप्ट का मतलब, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में उसकी इंपॉर्टेंस और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देने होंगे। आंसर। इंट्रोडक्शन। नेशनल इनकम अकाउंटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमें इकोनॉमी के वर्किंग स्ट्रक्चर को समझने में मदद करते हैं। इनपुट आउटपुट अकाउंट्स, ग्रीन इंडेक्स और सब्सिडीज जैसे टर्म्स सिर्फ GDP मेजर करने के लिए नहीं, बल्कि सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ को एश्योर करने के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स का यूज पॉलिसी मेकिंग, डेटा एनालिसिस और फ्यूचर प्लानिंग में होता है। यहां हम इनपुट आउटपुट अकाउंट्स, ग्रीन इंडेक्स और सब्सिडीज के बारे में डिटेल से बात करेंगे। मेन बॉडी। 1. इनपुट आउटपुट अकाउंट्स। डेफिनेशन। इनपुट आउटपुट अकाउंट्स एक स्टैटिस्टिकल टेबल होता है जो दिखाता है कि इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स एक दूसरे को कैसे गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करते हैं। पर्पस। इसका काम है प्रोडक्शन के लिए लगने वाले इनपुट्स का फ्लो और फाइनल गुड्स, सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैक करना। स्ट्रक्चर। रोज बताते हैं कि एक सेक्टर का आउटपुट कहां कहां जा रहा है। कॉलम्स बताते हैं कि एक सेक्टर को अपना आउटपुट बनाने के लिए किन किन सेक्टर्स से इनपुट्स चाहिए। एग्जाम्पल। स्टील इंडस्ट्री अपना स्टील ऑटोमोबाइल सेक्टर को देती है और ऑटोमोबाइल सेक्टर व्हीकल्स बना के कंज्यूमर्स को बेचता है। सिग्निफिकेंस। की सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। पॉलिसी चेंजेस का इम्पैक्ट समझाता है। 2. ग्रीन इंडेक्स। डेफिनेशन। ग्रीन इंडेक्स एक इंडिकेटर है जो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट को भी मेजर करता है। पर्पस। ट्रेडिशनल GDP को एडजस्ट करके एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन और रिसोर्स डिप्लीशन को इंक्लूड करता है।
इंपॉर्टेंस, पॉलिसी मेकर्स को सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करने का रिमाइंडर देता है। एनवायरनमेंट और इकोनॉमी का बैलेंस मेंटेन करता है। कंपोनेंट्स, पोल्यूशन कंट्रोल, रिसोर्स कंजर्वेशन। एग्जाम्पल, अगर जीडीपी बढ़ रही हो लेकिन डिफॉरेस्टेशन और पॉल्यूशन भी बढ़ रहा हो तो ग्रीन इंडेक्स कम होगा, जो बताता है कि ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है। 3. सब्सिडीज। डेफिनेशन, सब्सिडीज वो फाइनेंशियल हेल्प है जो गवर्नमेंट किसी सेक्टर, बिजनेस या इंडिविजुअल को देती है ताकि उनके प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो या कोई स्पेशल एक्टिविटी प्रमोट हो। टाइप्स, डायरेक्ट सब्सिडीज कैश या ग्रांट्स। इनडायरेक्ट सब्सिडीज टैक्स बेनिफिट्स या प्राइस सपोर्ट। पर्पस, इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर को प्रमोट करना। कंज्यूमर्स के लिए एसेंशियल गुड्स का प्राइस कम करना। एग्जाम्पल, इंडिया में फर्टिलाइजर सब्सिडीज फार्मर्स को कॉस्ट कम करने में हेल्प करती है। जीडीपी इम्पैक्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते वक्त सब्सिडीज को फैक्टर कॉस्ट में ऐड किया जाता है। कंक्लूजन, इनपुट आउटपुट अकाउंट्स, ग्रीन इंडेक्स और सब्सिडीज अलग अलग एंगल से इकोनॉमी को मेजर करते हैं। एक तरफ सेक्टरल लिंकेजेस को ट्रैक करते हैं, दूसरी तरफ सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करते हैं और तीसरी तरफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स नेशनल इनकम अकाउंटिंग को ज्यादा एक्यूरेट, मीनिंगफुल और प्रैक्टिकल बनाते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 12. Differentiate between primary, secondary and tertiary sectors of the economy. Describe the sources of data for each subsector in the economy for preparing national income accounts. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स का क्लियर डिफरेंस बताना है, उनके नेचर ऑफ एक्टिविटीज समझाना है। साथ ही हर सेक्टर के लिए कौन से सोर्सेस से डाटा लिया जाता है उसकी डिटेल देनी है जो नेशनल इनकम अकाउंट्स बनाने में उस होती है। आंसर, इंट्रोडक्शन। किसी भी देश की इकोनॉमी को उनके काम के नेचर के हिसाब से अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे कॉमन क्लासिफिकेशन है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। हर सेक्टर जीडीपी में अलग तरीके से कंट्रीब्यूट करता है और डाटा कलेक्ट करने का मेथड भी अलग होता है। इंडिया में सीएसओ और एनएसओ जैसे एजेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट्स से डेटा कलेक्ट करके नेशनल इनकम अकाउंट्स प्रिपेयर करती है। इस आंसर में हम तीनों सेक्टर्स का डिफरेंस समझेंगे और डाटा सोर्सेज बताएंगे। मेन बॉडी। 1. प्राइमरी सेक्टर। डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ एक्टिविटीज। प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्ट यूज करता है, जैसे खेती, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री। एग्जाम्पल्स, गेहूं उगना, मछली पकड़ना, कोल माइनिंग, लकड़ी काटना। इंपॉर्टेंस इन इंडिया। पहले इंडिया की इकोनॉमी का मैं बेस यही सेक्टर था, यहां ज्यादा लोग काम करते थे। सोर्सेज ऑफ डेटा। एग्रीकल्चर, डीईएस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फसल उत्पादन डाटा, जमीन के रिकॉर्ड। फॉरेस्ट्री, एफएसआई, फॉरेस्ट एरिया, टिम्बर प्रोडक्शन। फिशिंग, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, समुंदरी और नदी के कैच का डाटा। माइनिंग, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, मिनरल्स का प्रोडक्शन और वैल्यू। 2. सेकेंडरी सेक्टर। डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ एक्टिविटीज। सेकेंडरी सेक्टर में रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते हैं। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई शामिल है। एग्जाम्पल्स, आयरन ओर से स्टील बनाना, कपड़ा बनाना, रोड बनाना, बिजली बनाना। इंपॉर्टेंस इन इंडिया। इंडस्ट्री ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट और मॉडर्नाइजेशन का मेन ड्राइवर है। सोर्सेज ऑफ डेटा। मैन्युफैक्चरिंग, एएसआई रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज का डेटा। अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग, एनएसएसओ सर्वेज। कंस्ट्रक्शन, पीडब्ल्यूडी, म्यूनिसिपल बॉडीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का डाटा। इलेक्ट्रिसिटी एंड यूटिलिटीज, सीईए, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन डेटा। 3. टर्शरी सेक्टर। डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ एक्टिविटीज। टर्शरी सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, गुड्स नहीं बनाता, लेकिन दोनों सेक्टर्स को सपोर्ट करता है। इसमें ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ इट्स सर्विसेज आते हैं। एग्जाम्पल्स, बैंक सर्विसेज, टीचिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट। इंपॉर्टेंस इन इंडिया। फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, स्पेशली आईटी और सर्विस एक्सपोर्ट्स में। सोर्सेज ऑफ डेटा। ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, होलसेल और रिटेल ट्रेड का डाटा। ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इंडियन रेलवेज, पैसेंजर और फ्रेट डेटा। बैंकिंग, आरबीआई बैंकिंग और फाइनेंस का डाटा। एजुकेशन एंड हेल्थ,
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इंस्टीट्यूशंस का दाता। कंक्लूजन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स मिलकर इकोनॉमी का पूरा बेस बनाते हैं और हर एक का अपना अलग रोल होता है। जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन सही तरीके से निकलने के लिए रिलायबल और स्पेसिफिक डेटा सोर्सेज का होना जरूरी है। इंडिया में अलग एजेंसीज और सर्वेज ये काम सिस्टमैटिकली करती है। इन सेक्टर्स का क्लियर अंडरस्टैंडिंग पॉलिसी मेकर्स और इकोनॉमिस्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।